मेज़बान अताउर रहमान टैफ टीवी की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मेरे साथ मौजूद हैं एक भाई जो तुर्की गए थे डंकी लगा के। वो क्या होता है डंकी लगाना और वापस आ गए हैं, उसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, ये आज हमें बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ब्रदर, आप पहले तो अपना मुझे तारफ़ करवाएं कि आप कैसे गए और कब गए और इसके नुकसानात क्या हैं डंकी के। मेरा नाम राना जाहिद मकसूद है। तुर्की वाला सर रेहान अल्लाह वाला साहब ने मुझे नाम दिया। उससे पहले तक मैं राना जाहिद के नाम से जाना जाता था जी। सर, आपने बताया कि डंकी लगा के तुर्की गए थे, उसमें क्या मुश्किलात पेश आती हैं? जब आदमी इंसान इरादा करता है ना मैंने डंकी लगानी है, वो उसी वक्त जलील होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जब इरादा किया उसी वक्त वो घर से निकलता है, एक बैग लेता है, ठीक है, शूज़ लेता है सर्विस वालों के, और जनाब जो भी ज़रूरत की अशिया होती हैं वो इकट्ठी करनी शुरू कर देता है। और बंदा जनाब निकल जाता है घर से। भाई यारो मददगार होता है, लाहौर से बस में बैठता है, सीधा जनाब क्वेटा जाता है। क्वेटा जाने के बाद उधर से फिर वो लुटना शुरू हो जाता है। वो रोटी जो आप इधर 200-300 रुपये में अच्छी खा लेते हो, उधर आपको 2000 में भी वो नहीं मिलती। ठीक है। अच्छा। उधर आप जाते हो, एजेंट होते हैं, उनसे आपकी मुलाकात होती है, आप उनके हाथों बिकना शुरू हो जाते हो, जलील होना शुरू हो जाते हो। ठीक है, फिर उनकी मर्ज़ी चलती है। जो भी बंदा निकलता है ना, वो अपने साथ मेरे ख़्याल में 25 से 30 हज़ार रुपया लेके निकलता है, और वो ख़र्च करता जाता है और आगे सफ़र करता जाता है। तो इसी तरह सफ़र जारी रहता है। क्वेटा से फिर हम निकलते हैं आगे तफ्तान बॉर्डर की तरफ, और आर्मी भी होती है, उन्हें पता भी मेरा ख़्याल है होता होगा, और उन्होंने बस के नीचे ना वो तहखाने या डिग्गियाँ बनाई होती हैं, उधर छुपा देते हैं। इसी तरह छुप छुपा के सारा काम होता है, लेकिन पैसा चलता है, वो भी लगाते जाते हैं। और जहाँ ख़तरा ज़्यादा हो वो लड़कों से भी पैसे लेते हैं, पर हेड 500 रुपया ले लिया, वो देते जाते हैं। तो इस तरह करते करते हम जनाब पहुँच जाते हैं बलूचिस्तान के एरिए में। बलूचिस्तान जाके फिर उधर से हम जनाब एक साहब हैं रहमत बलोच साहब, उनकी हम जो रहाइश होती है इस तरह की, उधर जाके हम बैठते हैं। उधर से फिर हम आगे निकलते हैं, और जनाब डाले होते हैं, ये जो नहीं होता टोयोटा डबल केबन डाले, ये होते हैं, और बामुश्किल उसमें 5-6 आदमी बैठ सकते हैं, लेकिन ये 20-20 30-30 आदमी बैठाते हैं, बंदों को मारते हैं, और रेगिस्तान का सफ़र शुरू हो जाता है जनाब। कुछ 4-5 घंटे बाद 4-5 घंटे सफ़र करके हम जनाब उधर आगे पहुंचते हैं रेगिस्तान में। उधर ब्रेक होती है थोड़ी सी, सूरज ग़रूब होता है, लाइटें बंद करके वो फिर सफ़र शुरू कर देते हैं नॉन स्टॉप, और वो आपको ले जाते हैं तकरीबन ईरान के बॉर्डर के पास। मैं आपकी बात काटूंगा यहाँ पे। मैंने देखा वीडियोस में कुछ लड़के बता रहे थे कि वो जो आपने बताया जिस टोयोटे में लेके जाते हैं वो 250-300 की स्पीड पे चलाते हैं, जो लड़का उसमें से गिर गया वो उसको पीछे मुड़ के देखते ही नहीं है। क्या ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है, आपने सही सुना। और अगर ज़्यादा इसरार करें तो वो अंदर से कहते हैं फिर हमने पैसे लेने हैं। अच्छा। ठीक है। अब वो बेचारा रेगिस्तान में है बेयारो मददगार पड़ा हुआ है, तो वो तो उधर मर जाएगा, बिल्कुल जानवर उसे मार देगा या रेगिस्तान की गर्मी ही उसे मार देगी। तो होता ये है कि फिर वो बड़ा इसरार करते हैं, साथ वाले जो साथी होते हैं वो फिर कहते हैं ठीक है हम 5000 लेंगे ब्रेक लगाने के। ठीक है, तो फिर हम देने पड़ते हैं, और वो फिर पकड़ के भी लाते हैं, मारते भी हैं, गालियाँ भी, और 5000-6000 रुपया भी लेते हैं। तो उसके बाद जनाब वो जहाँ जाके रुकते हैं डाले गाड़ियाँ, उसके बाद सफ़र हो जाता है शुरू। तकरीबन 8 घंटे लगते हैं रात के। ठीक है, वो बॉर्डर क्रॉस करवाते हैं, उधर ले जाते हैं ईरान में, उधर से फिर आपको आगे ले जाया जाता है। ठीक है, 4 घंटे आप समझ लें कि पाकिस्तान में आप चलते हो, 4 घंटे ईरान में, उसके बाद वो आपको आगे ले जाते हैं। आगे ले जाने के बाद फिर कारों का सफ़र शुरू हो जाता है। जो मेरी तरह स्लिम एंड स्मार्ट हैं उन्हें डिक्कियों में बंद करते हैं, और जो मोटे हैं उन्हें आगे सीटों पे बिठा लेते हैं, और एक गाड़ी में 15-16 आदमी होते हैं कार में। तो उसके बाद फिर बसों का सफ़र शुरू हो जाता है, और मौत को मैंने इतनी करीब से देखा है जैसे आप मेरे करीब हो, ऐसे। सही। ठीक है। क्या महसूस हुआ था उस वक्त? नहीं, मौत को करीब देख के क्या महसूस होता है? आपके माइंड में कुछ आया होगा कि ये मैंने क्या कर दिया, क्यों आया? क्या पैगाम देंगे लड़कों को जो ऐसे डंकी लगाते हैं? अच्छा, अभी आप सुनो ना, अभी तो आप गए हो ईरान, ईरान के बाद आना है तेहरान। अच्छा, ईरान पहुंचने से पहले आपने मौत को करीब से देख लिया था। और जब जनाब हम तेहरान के लिए रवाना हुए थे, तो यकीन मानो कि गाड़ी की ना एक तो डिग्गी थी ना जो होती है, उसके अलावा उन्होंने खुफिया बनाई हुई थी।
और मेरे जैसा बंदा उसमें ऐसे कोनियों के बल रेंगता हुआ जाता है और आगे से दाईं तरफ मुड़ता है, तो उसमें आप और मैं ही बैठ सकते हैं इस तरह। तो और 4-5 बंदे उन्होंने उधर रखे होते हैं, बिठाए होते हैं, और ये है तकरीबन 12 घंटे के लिए बंदा उधर बुक हो जाता है, ना खाना ना पीना ना वॉशरूम। और उसके बाद जनाब वो आगे जाके निकालते हैं बंदे को। फिर उसके बाद कारों का सफ़र शुरू हो जाता है तेहरान से उनका जो आखिरी बॉर्डर है उधर लेके जाते हैं, कुछ तकरीबन 14 घंटे की ड्राइव है, और गाड़ी 250-300 पे जा रही होती है। गाड़ी पहाड़ी से गिर जाए, किसी को कोई पता नहीं कौन गिरा, कब गिरा, कहाँ गया, ठीक है। उसके बाद जनाब पैदल सफ़र शुरू हो जाता है ईरान का। ईरान से ना आप जाते हो तुर्की की तरफ, तो वो 15 घंटे का सफ़र है। 15 घंटे आपने मुसलसल चलना है पैदल तकरीबन को 3-4 घंटे ईरान में, उसके बाद तुर्की में। तुर्की जब आप पहुंचते हो 15 घंटे सफ़र करने के बाद उनका पहला शहर आता है दोगो ब्याज। वो पैदल सड़कों पे चलना है, जंगल में चलना है, रेगिस्तान में चलना है। वो देखें कोई नान के तो बंदा गया नहीं होता, ठीक है। वो गांव वो जंगल होता है, ठीक है, पहाड़ होते हैं, और पहाड़ भी गिरने पत्थर भी गिरने वाले, अच्छा, ठीक है। और बच्चे फैमिलीज़ होती हैं साथ। तो मुझे तो अपना गम भूल ही गया था जब मैंने बच्चों को देखा और ख़वातीन को देखा इस तरह बेआसरा। तो फिर अब अंदाज़ा कर लो कि 15 घंटे मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, इसके बावजूद मैं थक गया था। 15 घंटे चलना बड़ी बात होती है, वो भी पहाड़ी सफ़र था। तो जब उधर पहुँचे हम तुर्की के पहले शहर में जिसका नाम मैंने दोगो ब्याज़त बताया, तो उधर फिर हम रुके। उधर जाकर फिर हमने फ़ोन करना होता है कि जी ठीक है पैसे अदा कर दें, वो फिर हमने पैसे देने होते हैं। अब मैं तुर्की के पहले शहर में पहुंचा हूं, लेकिन अभी तक मैंने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया, फ्री ऑफ कॉस्ट सफ़र किया, ठीक है। उधर जाकर फिर जो भी रकम तय आई होती है 1 लाख 1.5 लाख फिर हमने देना होता है। उसके बाद वो 1-2 दिन उधर रख के आपको बस पे बिठा देते थे, लेकिन अभी नहीं ऐसा सिस्टम। तो 24 घंटे बाद इस्तांबुल आ जाता था, ठीक है। इस्तांबुल जो है ना, फिर आदमी उधर जाके बेखौफ हो जाता है। पुलिस नहीं थी पकड़ा करती, लेकिन अब पुलिस भी पकड़ती है। अब बंदा तुर्की तक तो पहुंच जाता है, लेकिन तुर्की से आगे इस्तांबुल नहीं पहुंचा जाता, बहुत ज़्यादा सख्ती हुई है। तो इस्तांबुल में पहले बड़ी को पुलिस पकड़ती नहीं थी, उनके साथ बातचीत, उन्हें कहना पकड़ लो, उन्होंने कहना भाग जाओ, ठीक है। तो मैं प्यारे भाई उधर रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानियों की तर्जुमानी की है मैंने, ठीक है। उसके अलावा जेल में मैं चला गया, पकड़ा गया था मैं भी, 2 माह जेल में रहा। 2 माह मैंने फिर उधर पाकिस्तानियों की तर्जुमानी की। तो बड़ी सारी ना मुश्किलात देखने में आई, देखी भी, और हम तो फेस कर लेते थे। बच्चे थे टीनेज, वो बड़ी बड़ी परेशानी का सामना उन्हें हो जाता था। इस्तांबुल से वो आगे यूनान की तरफ जाते हैं। यूनान जाते हैं तो उधर एक नई प्रॉब्लम, ठीक है। वो भी इसी तरह एक नहर है, वो क्रॉस करते हैं तो आगे यूनान शुरू हो जाता है। तो वो भी फ़ौज पकड़ लेती है, पहले नहीं थी मारा करती है, लेकिन जनाब अब मारती भी है, पीटती भी है और नंगा भी करती है। पहले ये सब कुछ नहीं था। तो इस तरह फिर मैं तो 3 साल मैं उधर रहा हूँ, पकड़ा गया और फिर वापस आ गया। अच्छा, इसमें आपने इतनी अच्छी कहानी सुनाई है, मतलब कि जो जाना चाह रहे हैं लोग, लड़के सोचते होंगे डंकी लगाएंगे, इसमें क्या फ़ायदा होता है? कोई पैसे बच जाते हैं? देखो प्यारे भाई, आपका नाम क्या है? अताउर रहमान। अताउर रहमान भाई, बात ये है कि बंदा डंकी लगा के जाता है ना, तकरीबन उसका 2 लाख खर्चा आ जाता है, 2 लाख तुर्की जाने तक जी, इस्तांबुल तक पहुंचने में। और जब आप लीगल जाते हो, इलीगल नहीं, लीगल की बात कर रहा हूँ, तो आपका 1 लाख रुपये खर्चा आता है। सिर्फ और सिर्फ मैं बताता हूँ, सिर्फ और सिर्फ 17,000 का, 17 यानी कि 70,000 नहीं 17 कह रहा हूँ, 17,000 जी। ये पाकिस्तानी वीज़ा है, ठीक है। उसके बाद टिकट है, 1 लाख भी नहीं लगता और आप लीगल चले जाते हो। मसला सिर्फ ये है कि तुर्की वर्क वीज़ा नहीं देता, वो टूरिस्ट वीज़ा देता है कुछ दिनों का और ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह का, ठीक है। और देता उन्हें है जैसे बंदा को फाइलर हो, टैक्स पेयर हो, हमारे जैसे जो वर्किंग क्लास है इन्हें नहीं मिलता। और जब वीज़ा नहीं मिलता तो फिर वो दूसरा रास्ता इख्तियार करते हैं। और तुर्की बड़ी सहूलियत हमें देता था, तुर्की जनाब उधर बड़ा प्यार मिलता रहा। लेकिन इज़्ज़त माब जब से हमारे खान साहब उधर गए हैं, पता नहीं, जब मैं उधर था जेल में तो मैं उनसे यही पूछता था कि आप सन नेदन बना इकलानमिश, आपने हमें क्यों पकड़ा? तो वो कहते थे आपका जो बाशकान है, बाशकान कहते हैं वज़ीर आज़म को, ये आपको बुलाना चाह रहा है।
तो मैं बड़ा परेशान था कि ये हमें क्यों बुलाना चाह रहे यार। और पाकिस्तानी जो मेरे साथ दूसरे थे वो भी परेशान थे कि क्यों जी, क्यों वो बुलाना चाह रहा है, हम तो इधर काम करते हैं और लीरे बेचते हैं उधर। तुर्की की जो करेंसी है ना वो लीरा है, तो वो लीरास बेचते थे। तो पता नहीं क्यों फिर इन्होंने ना ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि उन्होंने जबरी डिपोर्ट किया। हालांकि मैं तर्जुमान था और तर्जुमान को तुर्की जेल में डिपोर्ट नहीं किया जाता, उसने सर्विसेज देनी होती हैं। मैंने 2 माह उधर तर्जुमानी की पाकिस्तानियों की और उनका वादा था मेरे साथ कि हम आपको डिपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन फिर क्या हुआ, मैनेजर आके मुझसे कहता है हम बड़े मजबूर हैं, हमें आपको डिपोर्ट करना ही पड़ेगा। क्यों कि आपका जो बाशकान है ना इमरान खान, वो आपको बुला रहा है। वेरी सिंपल। अच्छा, डंकी लगा के जो जाते हैं वो सब लोग पहुंच जाते हैं या कुछ लोग रास्ते में भी एंड हो जाते हैं? नहीं भाईजान, सारे नहीं पहुंचते। ठीक है, अगर एक 100 बंदा रवाना हुआ है ना, तो उसमें से खुदा न खास्ता वैसे होता है कि 1-2 तो मौत वाक़या हो जाती है। ठीक है, और जो रास्ते में देखने में चीज़ें मिलती हैं, पहाड़ी से कोई गिर जाए तो कौन उसे इतनी गहराई से जाके पकड़ेगा। सही। तो उसके अलावा पकड़े भी जाते हैं, रास्ते में हिम्मत भी हार जाते हैं और अगवा भी हो जाते हैं। अच्छा, अगवा एक बड़ा इशू है उधर, और तुर्की ज़बान में उसे कहते हैं सेफ़ लगाना। बंदा सेफ़ लग जाता है और आपको हज़ारों। वो कौन सेफ लगाता है? वो लगाते हैं जिनके हम आसरे पे होते हैं, वो खुद ही लगा लेते हैं। खुद ही लगा लेते हैं। जिनके पास हम जाते हैं ना, वो उधर पकड़ के, तो बंदा तो उधर ना उसका कोई गाँव है ना उसको ज़ुबान आती है, उसे तो चाहिए छुपने के लिए जगह। अब वो जहाँ छुपाते हैं, अगर वो ईमानदार हैं तो वो आगे पहुँचा देंगे, नहीं तो वो उधर ही पकड़ के मारेंगे। इस ज़ात का आपको मारेंगे कि आप 6-7 माह तो जनाब 4 से नहीं उठ सकोगे। ठीक है, और उसके बाद फिर आप बड़ी मुश्किल से, और वो डॉलरों में पेमेंट लेते हैं। देखो सितम, डॉलरों में, इतने डॉलर दे दो में। तो फिर जनाब आप उधर से खुदा करके जब छूटते हो तो ना उधर के रहते हो और ना इधर के रहते हो। ठीक है, और इस्तांबुल तो मेरा नहीं ख्याल को मार खाने के बाद कुछ है, उनका यही होता है कि जी हाँ नो पाकिस्तान कला दो, तो फिर पाकिस्तान आ जाते हैं। तो भाई गुजारिश ये है नौजवानों से कि खुदारा ये वाला जो रास्ता है ना, ये मौत का रास्ता है, ये इख्तियार ना करें। आप लीगल अप्लाई करें और मेरे ख़्याल में आपको वीज़ा मिल भी जाएगा। तो वीज़ा लें, उधर जाके आप TRC टेम्परेरी रेजिडेंशियल परमिट वो हासिल करें, वो 1 साल का होता है। उसके बाद फिर अप्लाई करें, फिर 1 साल का मिल जाता है आपको। जब वो मिल जाता है तो आप समझ लो कि उधर के तुर्क हो गए हो, आपको काम भी मिलेगा, आपको जनाब हर तरह की सहूलियत मिलेगी। मैं बीमार हो गया जब मैं उधर पहुंचा ना, तो बर्फ़ बहुत ज़्यादा थी। तो मैं पंजाब का रहने वाला, गर्म इलाके का, जब मैं उधर गया तो मुझे ठंड लगी। ठीक है, ठंड लगी तो मैं दर्द से तड़प रहा था, यानी कि पसलियों पे दर्द और ये वो बुखार से मैं तप रहा था। लेकिन वो कह रहे थे नहीं, कोई सबूत दो, तुम कौन हो। मैं कह रहा था मैं पाकिस्तानी। वो कह रहे थे तुम्हारे कहने पे मान लें हम पाकिस्तानी, इस तरह नहीं होता। कोई पासपोर्ट लाओ, मैंने कहा वो नहीं। ID कार्ड, मैंने कहा वो नहीं। तो जो मेरा मालिक था फिर उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें ना सीरियन बना के पेश करता हूँ। तो उसने कहा जी ये सीरियन है, सूरी जो होते हैं। तो वो भी बड़े चालाक हैं, उन्होंने पहले ही सवाल किया अंत फ़ी अरबी कलाम। मैंने कहा अल्लाह, मुझे नहीं आती अरबी, मैं नहीं हूँ सीरियन। तो फिर उन्होंने कहा चले जाओ। ठीक है, दवाई नहीं दी किसी ने, जो भी था दवाई नहीं दी उन्होंने, बिल्कुल दवाई नहीं दी। फिर ढूंढने से मुझे एक सीरियन हॉस्पिटल मिला, उन्होंने नहीं पूछा पासपोर्ट, उन्होंने नहीं पूछा कोई डॉक्यूमेंट्स, उन्होंने दवाई दी और 1 हफ़्ता लगा, मैं ठीक हो गया। लेकिन भाईजान आप अंदाज़ा करो, मेरे इधर कट लग गया था अंगूठे पे। ठीक है, खून निकल रहा था, रुक ही नहीं था रहा। तो वो कह रही, वो जो नर्स थी ना, उधर नर्स को हमशीरा कहते हैं, वो हमशीरा कह रही थी कि पासपोर्ट नहीं दे, आपका पासपोर्ट कहाँ है। तो मैं उसे कह रहा था, मुझे उस वक्त तुर्की नहीं थी आती, जब मैं गया था नई बात। तो मैंने उसे कहा माई ब्लड इज़ नॉट स्टॉपिंग, डू समथिंग। तो वो जनाब कह रही थी नहीं, पासपोर्ट लेके आओ, कोई कागज़ लाओ, आप कौन हो। मैंने कहा पाकिस्तानी। उसने कहा पाकिस्तानी होना बड़ी बात नहीं है, इलीगल आयो, कचक आयो, कचक कहते हैं इलीगल को। तो ये मसला होता है ना प्यारे भाई, दवाई मिलती है ना कोई दुआ मिलती है। और खुदा न खास्ता को हादसा हो जाए, जैसे इधर को गाड़ी हमें पीछे से ठोक दे, तो पीछे से ठोकने वाला मुजरम होगा, उधर को पीछे से ठोके, आगे से ठोके, मुजरम आप हो, क्योंकि आप कच्चे को यानी कि इल्लीगल हो। ठीक है, ये जो यूरोप वाली बातें हैं ना, ये सारी मैं समझता हूँ कि कभी फ़ायदा था, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं है। अब लोग परेशान हाल हैं। मुझे बाज़ औक़ात कॉलें आती रहती हैं, वॉइस मैसेज आते हैं कि जी भाईजान हम पकड़े गए,
हम कैंप में हैं, कैंप उधर की जो जेल होती है, तो हमारा पता नहीं क्या होगा। पहले वो छोड़ देते थे 1 हफ़्ता 24 घंटे रख के, लेकिन अब जो नया वज़ीर आज़म आया उसने 18 माह यानी 18 माह की उसने सज़ा रखी है। अच्छा जी, इससे पहले नहीं वो छोड़ते। मतलब अब लास्ट में आप क्या पैगाम देंगे कि ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? प्यारे भाई, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पिछले 20 मिनट से कि ये काम जो है ना, आप तो बिल्कुल ही ना करें, और ये काम करने वाला भी नहीं है। ठीक है, लीगल जाएं, सैर व सयाहत करें, साथ में काम करें, आपको काम भी वो देते हैं, आपको इज़्ज़त भी वो देते हैं। पाकिस्तानियों की बड़ी इज़्ज़त करते हैं और पाकिस्तानियों का एक मकाम है उधर, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जब आप इलीगल जाते हो तो फिर वो आपको तंग भी करते हैं, और पूछो तो वो कहते हैं कि अगर मैं आपके घर इस तरह आ जाऊँ, आपके मुल्क इस तरह आ जाऊँ, तो आप भी मुझे इतनी वैल्यू दोगे, तो फिर हमें खामोश होना पड़ता है। तो आप वीज़ा अप्लाई करें, लीगल जाएं, इलीगल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जलील भी होंगे, परेशान भी होंगे, और आप तुर्की तक तो पहुंच जाओगे, लेकिन तुर्की से आगे इस्तांबुल तक आप नहीं जा सकते। यही सबसे मुश्किल सफ़र है। तो आपको ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई कि आपको ये डंकी लगा के जाना पड़ा? यार वो टीवी पे ड्रामे नहीं लगते रहे, तो मैंने देखा कि मैंने कहा यार बड़ा अच्छा और ख़ूबसूरत एरिया। अच्छा। तो वो कहते हैं ना कि जब भी बात करो कोई अच्छी बात करनी चाहिए। मैं ड्रामा देख रहा था जिसका नाम था इश्क़ ममनू, तो मैंने देखा यार ये बड़ा प्यारा एरिया। तो मेरे असल में ना दुआ जो है ना, कैफियत का नाम। एरिया प्यारा था या लोग प्यारे लगे आपको? बस दोनों चीज़ें। अच्छा, आप समझ गए हो, माशाल्लाह ज़हीन आदमी हो। अच्छा, तो मैंने वो देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मेरे ना, मैं अर्ज़ कर रहा था कि दुआ एक कैफियत का नाम है। तो मैंने वो देखा एरिया बड़ा अच्छा, तो मुझ पर एक कैफियत आ रही है। तो मैंने कहा काश यार मैं भी उधर होता। लो जी, मुझे पता ही नहीं कि मैं कब उधर चला गया। ठीक है, और जब मैं उधर गया मैंने वही सड़कें, वही देखा कि बहलोल इस तरफ से जा रहा है और बीतर इस तरफ से आ रही थी। उधर मैंने खड़े होकर देखना, और मैंने देखना यार टीवी में ही अच्छा लगता है, हमें तो कोई इधर दवाई नहीं देता है। हमें तो इस तरह अजीब देखते हैं, जैसे ये मेरे बाल हैं ना काले से, इस तरह के बाल भी नहीं हैं उनके। अच्छा। वो लोग हैं ब्राउन, नीली आँखें, ग्रीन आँखें, तो वो बड़ा अजीब। पहली तो बात है हम उनके लिए अजूबे थे। दूर के ख्वाब सुहाने, वो काम हुआ आपके साथ? दूर के डोल सुहाने, आप ऐसा करें, वो वही वाली बात है। कोई उधर लीगल जाओ, सब कुछ मिलेगा आपको जनाब, काम भी मिलेगा, इज़्ज़त भी मिलेगी। और इलीगल फिर जलालत ही आपके इससे है, लोग काम करवा के पैसे भी नहीं देते। जी भाईजान। जी भाईजान, आपने सुन लिया व्यूवर्स, डंकी लगाना कितना ख़तरनाक है। भाईजान ने मौत को इतने करीब से देखा है जितना ये अब माइक मेरे करीब है, तो इससे बचें। भाई का यही पैगाम था। ये तो अब लगा के वापस आ चुके हैं, पाकिस्तान में हैं। इनका पैगाम है कि डंकी ना लगाएं, अपने मुल्क में रहें, अपने मुल्क के लिए काम करें। ज़िंदगी है आपकी, बहुत कीमती है, आप अपने घर वालों को टाइम दें। यहाँ पे 10,000 कमा लें, वहाँ के 50,000 से बेहतर है। वहाँ ना आपकी माँ पास होगी, ना बाप होगा जो आपको खाने के लिए पूछेगा। वो लोग इतने बेदर्द हैं, दवाई भी नहीं देते और आपको खाना भी नहीं देते। ऐसे ही है, बिल्कुल इसी तरह। कोई दवाई नहीं, खाना तो शायद कोई दे ही दे, लेकिन दवाई वगैरह नहीं मिलती है। और एक और बात मैं करता चलूँ, पहले तुर्किश जो लीरा था ना, उसकी वैल्यू थी पाकिस्तानी 65 रुपीज़, और उसके बाद अब जो है ना, जो आज है वो 18 रुपीज़ है। ठीक है, और जो तुर्क हज़रात हैं वो उसी हिसाब से तनख्वाह देते हैं। यार आपको 2000 तो तनख्वाह दे रहे हैं, पहले 2000 देते थे तो बंदा 1 लाख से ऊपर कमा लेता था। अब वो देते 2000 ही हैं और बंदा 18,000 36,000 नहीं कमाता। समझ रहे हो ना बात? तो वो मामला उस तरफ से भी कम हो चुका है कि डी वैल्यू हो गई है करेंसी। ठीक है, 2000 रुपया तनख्वाह बड़ी बात है उधर। ठीक है, 2000 बंदा लेके 35,000 कमाए, उसमें से उधर भी खर्चा करे तो मुश्किल वो 20,000 पीछे भेज सकता है। मेरा तो यही पैगाम है व्यूअर्स, 20,000 बचाने से बेहतर है आप अपने घर में रहें, यहाँ पे कोई छोटा मोटा काम कर लें। इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अब तो कोई लफ्ज़ नहीं है मेरे पास कहने के लिए, इतना ख़तरनाक काम भाई ने किया है, इतने बहादुर हैं कि बच के आ गए हैं। अल्लाह पाक इनको सेहत दे, अब यहीं पे रहें। इनको मैं भी यही सुजेस्ट करूँगा कि यहाँ पे कोई काम कर लें, वहाँ जाने का ना सोचें। अपने मेज़बान अताउर रहमान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।